चुनावी गपशप। सिटी न्यूज के विशेष अंक चुनावी गपशप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सोनाली। क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी है, माहौल है चुनाव का, तो हमारे साथ चुनावी माहौल का विश्लेषण करने के लिए जुड़े हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। तो आइए हम इनसे जुड़े, बात करें और विश्लेषण करें गिरिडीह के और झारखंड के चुनावी माहौल का। नमस्कार पंकज प्रसून जी। शुक्रिया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप पिछले कुछ दिनों से पूरे झारखंड के दौरे पे हैं और गिरिडीह के दौरे पर आप पिछले 2 दिनों से हैं, तो क्या कुछ आपको माहौल दिख रहा है? अब तक मैंने 27 विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा की है व्यक्तिगत रूप से। उसमें दक्षिणी छोटा नागपुर का, कोल्हान का, पलामू प्रमंडल का गढ़वा, पलामू, मनिका, लातेहार, और फिर मैं आया हूँ, कल जामताड़ा में था, फिर गिरिडीह में भी था जी। और आज भी रहूंगा यहाँ पे जी। तो मैं हर जगह घूम के खुद व्यक्तिगत रूप से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई चुनावी माहौल है क्या। जहां तक मेरी समझ में आती है, 2019 के विधानसभा चुनाव और इस बार के विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा अंतर है। उस वक्त एनडीए बिखरा हुआ था, आजसू अलग था, भारतीय जनता पार्टी अलग थी, कोई दल इसके साथ नहीं था। दूसरा फैक्टर था कि रघुवर दास के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, काम हर कोई बोलता है कि काम अच्छा किया, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वो कड़वा बोलते थे, कुछ लोग बोलते हैं कि वो ब्यूरोक्रेट्स के उनसे खुश नहीं था। इन सब कारणों को मिलाकर एक माहौल बना। और फिर जब टिकट वितरण में हुआ कि सरयू राय का टिकट काटना, तो पलामू में जाकर ब्राह्मणों के बारे में पूछना, सब कुछ ने मिलकर एक माहौल बनाया था, जिसकी वजह से जो चुनाव परिणाम आया हर किसी ने देखा है। 25 सीट आए थे। इस बार मैं देख पा रहा हूं कि आजसू बीजेपी के साथ आया है, इसके अलावा 2 और पार्टियां, जेडीयू और एलजेपी। मैं मान लेता हूं कि उनका कोई जनाधार नहीं है। 1% वोट होगा, आधा % होगा, कुछ तो होगा ना, तो वो तो जुड़ा है। झारखंड जैसे राज्य में 1% वोट का जुड़ना काफी मायने रखता है। फिर आजसू है, मैं विधानसभा बार देख रहा था किसे कितने वोट मिले, तो 14 ऐसे विधानसभा सीटें थी जहां पे अगर आजसू और बीजेपी एक साथ होता तो चुनाव परिणाम कुछ और होता। मान लिया कि मैं बात कर रहा हूं मांडू की सीट, वहां तिवारी महतो 2000 वोट से हारे थे, जो कि आजसू के प्रत्याशी थे। बीजेपी वहां 22,000 वोट लेके आई थी। तो अब जब वो मिलता है तो ये समय करके 14 सीटें मैंने निकाली जहां अगर एक साथ आते हैं। मैं मान लेता हूं कि 14 नहीं भी है, दोनों के साथ आने से 8 सीट 10 सीट का भी फायदा हो, या फिर जेडीयू के आने से 1-2 सीटों का ही फायदा हो, तो 12 से 13 सीटों के फायदे में है, सिर्फ समीकरण की वजह से। माहौल भी पिछली बार जितना फ्यूरियस होकर जो ट्राइबल लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, रघुवर दास के कारण गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का ने, इस बार बीजेपी के खाते में भी कुछ आदिवासी हैं। बाबूलाल मरांडी वापस आया है, मधु कोड़ा गीता कोड़ा आई है, चंपई सोरेन आया है, सीता सोरेन आया है, कुछ तो असर होगा। लॉबिन हेम्ब्रम आए हैं, 7-8 आदिवासी नेता मिलके 1-2% वोट भी नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे आदिवासी का। मुझे नहीं लगता ऐसा, ये असंभव है सोचना। तो जब मैं परसेंटेज वाइज समीकरण के हिसाब से सब कुछ देखता हूं तो 2024 में मुझे व्यक्तिगत रूप से 12 से 13 सीटें बढ़ती हुई दिखती है, 25। फिर मुझे लगा कि नहीं, घर बैठ के कैलकुलेशन करने से फायदा नहीं, जमीन पे जाकर देखते हैं वो क्या होता है। पिछली बार सबसे पहले मैं गया कोल्हान, वहां 0 सीट थी बीजेपी की। अभी मैं जा रहा हूं तो देख रहा हूं कि सरायकेला चंपई सोरेन जीत रहे हैं। जमशेदपुर की सीट जो पहली बार दोनों सीट हारी थी भाजपा, इस बार पूर्वी तो निश्चित तौर पे जीत रही है रघुवर दास की पत्नी। पश्चिम में कांटे का मुकाबला है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सरयू जीत सकते हैं क्योंकि बन्ना गुप्ता के खिलाफ एंटी न्यूज। तो 3 वहां हो गए, जगन्नाथपुर, गीता कोड़ा, चक्रधरपुर में देख रहा हूं। अब पोटका के बारे में 50-50 ही रख रहा हूं, फिर भी कम से कम 5 से 6 सीट तो बेनिफिट में वहां दिख रहा है, जो कि वहां के लोग भी बोल रहे हैं कि जीत रहा है। तो अगर 0 से 5-6 सिर्फ कोल्हान में बढ़ रहे हैं, उसी तरह आप चले जाइए ये दक्षिणी छोटा नागपुर में, तो वहां पिछली बार देखिए गुमला हार गए थे, सिसई हार गए थे, बिशुनपुर हार गए थे, कोलेबिरा हार गए थे, सिमडेगा हार गए थे। सिमडेगा वाली सीट के बारे में बोलो, 285 वोट से हारे थे सुधानंद बेसर, और वो इसलिए हारे थे कि वहां मारवाड़ी परिवार है सिमडेगा में। वो 400 जो वोटर थे वो चले गए थे रामगढ़ शादी में ठीक चुनाव के दिन, और ये 285 से हार गए थे। और उसके बाद उस लड़के ने बहुत मेहनत की है सिमडेगा वाले में। तो मैं मान के चल रहा हूँ वहां के लोग भी जो फीडबैक आ रहे हैं कि वो सब बेनिफिट में।
फिर आप जब अलग अलग इलाकों में घूमिएगा, एक एक करके सीटें जोड़ना शुरू कर दीजिएगा। मैं 81 सीट का बता सकता हूँ, तो बीजेपी 12 से 14 सीट बेनिफिट में है, मतलब पिछली बार के मुकाबले। फिर एंटी इनकम्बेंसी ये सब वगैरह सब जोड़ दिया, तो मैं 36 से 37 सीट देख रहा हूँ साफ साफ जो दिखाई दे रहा है। मैं जहाँ जरा भी संशय है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम सर्वे एजेंसियां बता रही है कि 42 से 45 सीट एनडीए को आ रही है। यही सब देख के मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा आकलन है, जो सर्वे एजेंसियां बता रही है, जो समीकरण बता रहे हैं, जो जातीय गोलबंदी बता रही है, एंटी इनकम्बेंसी, इस बार इस सरकार के खिलाफ ये सब मिलकर मुझे ये दिख रहा है। तो 2019 में तो एंटी इनकम्बेंसी का बहुत ज़्यादा असर दिखा था, तो आपको क्या लगता है इस बार भी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखेगा हेमंत सरकार के खिलाफ? देखिए, छोटे राज्यों में जहाँ कई सीटों पर फैसला 1000-2000 वोट से होता है, वहां पे अगर 5 साल कोई सरकार चल रही है, पूर्ण बहुमत की चल रही है, तो ऑब्वियसली है कि 1000-2000 लोग नाराज रहते हैं। मौजूदा विधायक से नाराज हो जाएंगे, कहीं सरकार से नाराज हो जाएंगे। पिछली बार और इस बार में देखिए ना, पिछली बार रघुवर दास के खिलाफ बहुत, अब की बार 60 पार, अब की बार 60 पार बहुत नारा चला था। क्या हुआ परिणाम? 25 सीट पे आ गए, एक बाबूलाल मरांडी में 26 आ गए। इस बार भी लग रहा है कि कल्पना सोरेन है तो आदिवासी है, एकता है तो मुसलमान एकता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वैसे लोग जो कहीं अपने प्रतिनिधि से नाराज होंगे या 5 साल चलने के बाद सरकार से रहती है नाराज, ये स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल के बारे में हर कोई बोल रहा था कि वो इस बार एकदम स्वीप करेंगे, मैं बात छोटा सा राज्य है भाई, वहां 1000-2000 इधर उधर होगा तो चुनाव परिणाम बदल जाएगा। और देख लीजिए क्या हुआ। यहां भी मैं आज भी वही बोल रहा हूं कि छोटा सा राज्य है, स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं। आप जाके संथाल में बोल दिएगा तो कोल्हान के मुद्दों से उसे कोई मतलब नहीं, कोल्हान में बोलिएगा जाके तो संथाल के मुद्दों से कोई मतलब। पलामू प्रमंडल का अलग मुद्दा है, कोलांचल का अलग है। ऐसे में जब इतना लोकलाइज चुनाव हो तो 1000-2000 वोट अगर एंटी इनकम्बेंसी से इधर उधर हो गया तो चुनाव परिणाम में 5-7 सीटों का अंतर नजर आता है। और झारखंड जैसे राज्य में 2-4-5 सीटें इधर उधर हो जाने का मतलब सरकार बदल जाना। तो ये समझना चाहिए हर किसी को। जी, अगर हम भ्रष्टाचार के आरोपों की बात करें तो पिछले 5 सालों में अब हमारे मुख्यमंत्री जी खुद कई महीने जेल में रह करके आए हैं। ईडी के छापे कई बार, पूजा सिंघल की बात करें हम, अभी हमारे आईएएस विनय कुमार पर ईडी का छापा चल रहा है। तो आप क्या मतलब भ्रष्टाचार के आरोपों का भी असर इस चुनाव में दिख सकता है, आपको क्या लगता है? मैं व्यक्तिगत तौर पे जो मैंने घूम घूम कर महसूस किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कोर वोटर है वहां भ्रष्टाचार इशू है। उल्टा वो मुझे पलट कर कहते हैं कि सब तो चोरी है, ये अकेले थोड़ी ना चोरी किया है, बाकी सब ईमानदार हैं। क्या वो 10 भ्रष्टाचार बीजेपी के गिनाने लगते हैं? तो इनके कैडर में ये इशू नहीं है, ये बात मान के चलिए। रही बात अर्बन वोटर्स में, जहां इस बात की ज्यादा चर्चा होती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता स्वयं कहते हैं कि जो लोग ज्यादा भ्रष्टाचार चिल्ला रहे वो तो हमें कभी वोट ही नहीं देते, उनके लिए तो इशू है। तो देखिए, उल्टा सहानुभूति होता है जब इस तरह के नेताओं को, जिनके वोटर इमोशनल होते हैं, जो जज्बाती होते हैं, उनके नेता के खिलाफ जब कुछ भी आप कार्रवाई कीजिएगा तो वो ज्यादा गोलबंद होते हैं कि देखो बेचारा आदिवासी का बेटा था इसलिए तंग किया, हाय हाय देखो कल्पना सोरेन कैसे रो रही है। तो मैंने जो महसूस किया, ईमानदारी से बताऊंगा कि ये भ्रष्टाचार का इशू जो है वो बीजेपी वोटरों के बीच है, अर्बन वोटरों के बीच है, या फिर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एंटी वोटर है उनके भी ज्यादा है। हाँ, भ्रष्टाचार में हेमंत सोरेन वाला भ्रष्टाचार बोलिएगा तो असर नहीं है, लेकिन लोकल स्तर पे जाएगा ना कि ब्लॉक में किसी काम के लिए कमीशन मांग रहा है या ट्रैफिक पुलिस किसी को परेशान कर रहा है, इस भ्रष्टाचार का असर है जी। इस भ्रष्टाचार को जनता भी मानती है और ये बड़ा फैक्टर है जी। मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी कि छात्रों की अगर बात की जाए, यूथ की बात की जाए, तो झारखंड का यूथ पिछले 5 सालों में बहुत नाराज रहा है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी उनमें दिखी है। चाहे फिर वो जेएसएससी की परीक्षा पेपर लीक की बात की जाए या फिर भर्ती ना मतलब रोजगार की बात की जाए, तो युवाओं में खासा आक्रोश दिख रहा है सरकार के खिलाफ। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो फैक्टर है। अगर ये फैक्टर नहीं होता तो जयराम महतो इतनी बड़ी पार्टी बनते ही नहीं। उन्होंने खतियानी मुद्दे पर, छात्र छात्राओं के मुद्दे पर जो आंदोलन किया तो वो पार्टी बन गई। लेकिन फिर मैं ये देख रहा हूं कि जयराम महतो क्या आज भी छात्र के मुद्दे को या छात्राओं के मुद्दे को या खतियान मुद्दे को उतनी ही प्रखरता के साथ उठा पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब चुनाव आ गया तो वो भी समीकरण साधने में लग गए? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इधर उन्होंने अपने आप को टोन डाउन किया। आज से 1.5 साल पहले जिस तरह वो एग्रेसिव थे अब वो नहीं दिखते। दूसरा फैक्टर यह है कि हेमंत सोरेन ने वादा किया था, ये बात सच्चाई है कि 5 लाख नौकरी देंगे,
5 कमरों का मकान देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं किया। इसलिए तो उसको मैनेज करने के लिए तो चुनाव के ठीक पहले मैया योजना लाना पड़ा। अगर सब कुछ अच्छा रहता तो 1-1 हजार रुपए देने की क्या जरूरत है। ये है फैक्टर। लेकिन वो छात्र छात्राएं जिनको रोजगार नहीं मिला, क्या वो स्वयं एक तरफ गोलबंद होके डिसीजन प्रभावित कर सकते हैं? क्या इस राज्य के स्टूडेंट कास्ट लाइन पे जाएंगे या वो छात्र मुद्दे पर जाएंगे? इस पे ये चुनाव परिणाम शोर बहुत है, बेरोजगारी है। आंकड़े बताते हैं कि जो प्रतिशत है बेरोजगारी प्रतिशत में ऊपर से तीसरे नंबर पे है झारखंड। तो ये तो है ही फैक्टर। लेकिन क्या वो चुनाव को प्रभावित करेगा? वो प्रभावित करता अगर इस मुद्दे पर हर जाति हर वर्ग के छात्र एक तरफ जाके वोट करते तब। मुझे ऐसा लगता है कि वहां भी खेमेबंदी है। कोई महतो यंग है तो वो जयराम के साथ है, कोई यदि आदिवासी यंग है तो कहीं और के साथ है, अगर वो कोई ओबीसी का सवर्ण का यंग है तो वो किसी और पार्टी के साथ है। मुझे ऐसा महसूस हुआ। बाकी तो चुनाव परिणाम तय करेगा। जी, तो ये तो बात हो गई मतलब सत्ता पक्ष की। अगर हम विपक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बारी विपक्ष के कई नेताओं को, जैसे चंपई सोरेन हो गए, मतलब उनको जोड़ लिया, तो और भी कई नेताओं को, दूसरी पार्टी के नेताओं को ले आए। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो खुद के नेता हैं तो उनमें कुछ नाराजगी दिख रही है। लोग मतलब बागी हो रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है, बागी नेताओं का, या फिर दूसरे नेताओं को टिकट ज्यादा देने का? इस पर क्या कहना है? आप झारखंड के पिछले 5 चुनाव का विश्लेषण कीजिए और फिर देखिए कि किस चुनाव में सबसे ज्यादा बागी उतरे थे। आप देखिएगा कि सबसे कम इसी चुनाव में है बागी। 2019 में बहुत ज्यादा सजू राय जैसे बागी उतरे थे। अर्जुन मुंडा खुलकर विरोध कर रहे थे। रविंद्र राय वगैरह जितना ओपन आए थे, क्या इस बार हैं? ये फैक्टर देखिए किस तरह के बागी हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकने वाले बागी थे। मैं इसे बीजेपी का हरियाणा मॉडल कह सकते हैं, बीजेपी का उड़ीसा मॉडल कह सकते हैं। पिछले 3-4 विधानसभा चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी लड़ी है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, हरियाणा में, ये 3 जगहों को मैं खास करके ऑब्जर्व कर रहा था। बागी तो रहेंगे। जहां ऐसी पार्टी हो जहां 4-5 उम्मीदवार एक-एक सीट के लिए कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बगावत होगी। लेकिन क्या वो बगावत इतनी प्रचंड है कि पूरे चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सके? 1-2 सीटों की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि हो सकता है अगर 81 सीटें हो तो 2-3 सीटें ऐसी भी होंगी जहां वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। पर क्या 2-3 सीटों से क्या पूरे राज्य की चुनावी फिजा प्रभावित होती है? मुझे लगता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं रांची में बैठा हुआ था, वहां भी 2-3 बागी खड़े हैं। जमशेदपुर में देख रहा था 2-3 बागी खड़े हैं। जब मैं संथाल या कोल्हान के ग्रामीण इलाके में घूमता हूं, पूछता हूं कि जमशेदपुर पूर्वी में कौन बागी है भाजपा का, तो बोलते सुने तो है भैया पर नाम नहीं बता सकते। मैं कहा ऐसा कैसा बागी है भाई जिसका बगल का पड़ोसी विधानसभा नाम नहीं? रांची में बताइए ना, आप यहां जाकर सर्वे किए कि रांची में कौन बागी है, तो जो जुड़े हुए होंगे वो बता देंगे। बोलेगा हराने जिताने की स्थिति में नहीं है। नहीं, वो जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है भैया, वो तो हराने के लिए लड़ रहा है बीजेपी का, कि औकात बता देंगे, प्रभावित कर देंगे, बीजेपी को हरा देंगे। अरे अपने क्या करोगे ये बताओ ना पहले। मैंने दूसरा का आंख फोड़ने के लिए तुम थोड़ी हो, अपने तुम आंख लगा सकते हो। आंखों में रोशनी है कि नहीं? नहीं, हम काना हो जाए तो हो जाए, दूसरा का आंख फोड़ देंगे। ये चीजें समझती है जनता कि कौन जीतने के लिए लड़ रहा है, कोई हराने के लिए लड़ रहा है। और देखिए आज की जनता बहुत होशियार है। 2019 के मुकाबले, 2014 के मुकाबले या उससे पहले जो चुनाव हुए ज्यादा बागियों की चर्चा थी। इस बार तो इशू बनाया जा रहा है 1-2 सीटों को लेके। बार बार लोग बोलेंगे देखिए। अच्छा बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, आप तो पत्रकार है, पलामू प्रमंडल में कितने बागी? किसी को नहीं पता। जमशेदपुर में कौन बागी? सजू राय के खिलाफ कौन बागी? रांची में कौन बागी? नहीं पता होगा। हो सकता है कि आप अपने लोकल आसपास का किसी 1-2 सीट के बारे में, हाँ ये बार वो हरा देगा। अरे हराने के लिए चुनाव कोई नहीं लड़ता है, जीतने के लिए चुनाव लड़ता है, और ये जनता समझती है। जी, तो ये तो रहा बागियों की बात। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर परिवारवाद के बहुत आरोप लग रहे हैं। चाहे वो रघुवरदास की बहू को टिकट देने की बात आए या चंपई सोरेन के बेटे को टिकट देने की बात आए, तो लोग कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को हमेशा परिवारवाद के मुद्दे पर घेरती थी, वो खुद ही परिवारवाद का राजनीति कर रही है इसमें। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 81 सीटें हैं। कितने सीटों पर परिवार को दिया?
हर कोई बोल रहा है रघुवर दास, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, 4, 81 में से 4, कितना परसेंट परिवारवाद हुआ? और मैं आता हूं, कितने ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था? आप संथाल से शुरू कीजिए, आपको मैं 22 से 23 ऐसे कार्यकर्ताओं को बता दूंगा जो जमीन पे रह के काम करते, जिनका कोई मीडिया में प्रचार नहीं। गैम्बियन हेम्ब्रम का नाम कभी सुना था? नहीं, वो बीजेपी के लिए वहां 15 साल 17 साल से खट रहा है। मैं बहुत ऐसे कार्यकर्ता हूं जिसका आप बोलेंगे कि अरे इसको भी टिकट मिल सकता है, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी लगा दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उसी बहरागोड़ा की आप बात कर रहे हैं ना, सब कह रहे हैं ना कुणाल साड़वी को नहीं दिया, तो वो वहां पे एक बीजेपी के कार्यकर्ता को दिया, परिवार को नहीं दिया, तो वहां खराब हो गया भाजपा। और बगल में पोटका में दे दिया तो मतलब वहां पे अच्छा हो गया, यहां खराब हो गया। 81 सीटों में से जो मैं देख रहा था, 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जहां किसी बड़े नेता के परिवार को मिला है, 22 ऐसी सीटें हैं जहां एकदम कॉमन कार्यकर्ता को दिया है, और बाकी जो एस्टेब्लिश नेता है। ये डिवीजन है। लेकिन चूंकि विपक्ष है, नैरेटिव बनाएगा, वो 4-5 ही सीटों के बारे में बार बार बोलेगा, वो थोड़ी ना कह देगा कि आम कार्यकर्ता को दिया है। अब इसके मुकाबले दूसरी पार्टियों को देखिए, कांग्रेस को देख लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को देख लिए, निकाल लीजिए लिस्ट, और फिर देखिए कि वहां कितने परसेंट परिवारवाद है। जो अपनी पार्टी के 60% सीटों को सिर्फ परिवारों को दे रहा है, और कांग्रेस 80% सीटों को, वो 5 सीटों को बनाकर नैरेटिव बना रहा है 81 में से। ये है जी। मतलब अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेहरे पर टिकट कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा था। रघुवर दास का चेहरा मतलब साफ तौर पे दिखा था। जेएमएम से तो क्लियर है कि यदि वो चुनाव जीतते हैं तो हेमंत सोरेन जी ही बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इस बार किसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यदि जीत हुई तो? मैं इसका जवाब एक ही लाइन में दूंगा कि चुनाव परिणाम आने से पहले मोहन यादव का नाम सुना था? नहीं। या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का, या फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री का? सैनी साहब का नाम भी 6 महीने पहले उनको बनाया गया, लेकिन उससे पहले सुना था। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को अगर चेहरा बनाती है तो फिर पार्टी के लिए वो काम करता है। वहां एक शब्द कहा जाता है कि दायित्व दिया जाता है, पद नहीं दिया जाता है कि आपको इस दायित्व को निभाना है। इस दायित्व शिवराज सिंह चौहान 6-7 बार मुख्यमंत्री रहे, हटा दिए, देखा कि बगावत हो गया, ये पार्टी तोड़ लिया। या रमन सिंह हटा दिया, कभी देखा? इतने एस्टेब्लिश नेता दूसरी पार्टी में करके देख ले। यहां तो नहीं बनते हैं मुख्यमंत्री, तो पर भी सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम चन्नी, हर राज्य में देखिए ना। यहाँ आपको क्या लगता है कि देखिए, छोटी पार्टियों के बारे में नहीं बोल सकता जहां परिवार ही पार्टी चलाते हैं। जैसे लालू का परिवार का एक पार्टी है, सोरेन परिवार का एक पार्टी है, वो साउथ में सब पार्टी है। 15 परिवार हैं इस राज्य देश में जो अपने अपने परिवार की पार्टी चलाते हैं। कांग्रेस कहती नहीं, लेकिन वो गांधी परिवार की पार्टी हर कोई पता। लेकिन उसके अलावा जो परिवार की पार्टियां नहीं है, वहां अगर किसी को बनाया जाता है और विरोध नहीं होता, चुपचाप सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, तो इसका महत्व नहीं है क्या? झारखंड में मैं आज आपको बोल रहा हूं, आप लोग तमाम कयास लगाते रह जाइए, लेकिन किसी भी ऐसे कार्यकर्ता को जो कि पार्टीनिष्ठ हो, संघनिष्ठ हो, जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं हो, उसको बना देगा पूरी पार्टी कैडर स्वीकार कर लेगी। वो बड़बोलों को या फिर मैं मेरे बदौलत ही धरती टिकी हुई है, मैं ही शंकर भगवान का त्रिशूल हुआ, ऐसे को नहीं बनाती बीजेपी। चलिए, ये तो हो गई झारखंड की बात। अब आप गिरिडीह भी घूम रहे हैं, तो अब यदि गिरिडीह की बात की जाए, पहले हम गिरिडीह विधानसभा की ही बात करें, तो यहाँ पर चुनावी रण में इस बार निर्भय शाहबादी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और झारखंड मुक्ति मोर्चा से सुदीप कुमार सोनू जी। तो अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या माहौल, किसके लिए माहौल दिख रहा है और किसके खिलाफ माहौल दिख रहा है? आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, 41 कैंडिडेट हैं गिरिडीह से, 41 लोगों ने मतलब कि नामांकन भरा है। वैसे में लेकिन जब जनता के बीच जाएगा ना, तो साफ साफ महसूस होगा मुकाबला तो डायरेक्ट है सुदीप सोनू और निर्भय शाहबादी के। कुछ लोग जयराम महतो की पार्टी का नाम लेते हैं, लेकिन फिर यही बोलते हैं कि नहीं, कैंडिडेट बढ़िया नहीं है। जयराम खुद था, इसलिए पिछली बार लोकसभा चुनाव में वोट मिला, इस बार जो उनका कैंडिडेट है वो बढ़िया नहीं। जो मैं पब्लिक की राय बता रहा हूँ, मेरा क्या, मेरे गिरिडीह से कोई व्यक्तिगत तो ऐसा है नहीं, दोस्ती या दुश्मनी, मैं किसी के बारे में क्यों बोलूंगा, लेकिन जो घूमने के दौरान पता चला। अब आते हैं जो जिनके बीच डायरेक्ट फाइट है, निर्भय शाहबादी बनाम सुदीप सोनू। पिछली बार निर्भय शाहबादी के हार के 2 प्रमुख कारण हैं।
एक तो जेवीएम से कैंडिडेट खड़े थे, दूसरी बार एंटी इनकम्बेंसी का 2 बार का जीते हुए विधायक थे। तो इसकी वजह से स्वाभाविक रूप से मैं बोल रहा था ना कि जो एक बार विधायक बन जाता है तो कुछ लोग नाराज हो ही जाते हैं। मेरे घर में छठी में नहीं आया तो मुझे देख के मुस्कुराया नहीं, मैं गया तो मुझे कुर्सी नहीं दिया, तो इस तरह के तो लोकल स्तर पे फैक्टर्स होते हैं। इस बार उसी फैक्टर का सामना सुदीव्य सोनू कर रहे हैं, क्योंकि 5 बार रह चुके हैं, ताकतवर विधायक थे। कई लोग तो शैडो सीएम भी बोलते हैं कि कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन का मतलब मुझे यहाँ चर्चा सुनाई पड़ा कि रिसोर्सेज भी ये मैनेज करते हैं, पार्टी के भी जब सीट बंटवारा होता है तो ये जाते हैं। इतना ताकतवर आदमी अगर विधायक है 5 साल तो ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि पब्लिक को लगता है ये तो सब काम करवा सकता था पर करवाया नहीं। तो मैं सिर्फ सिचुएशन बताऊंगा कि एंटी इनकमेंसी उनके खिलाफ, इनके खिलाफ जो था भड़ास वो निकल गया। उसके अलावा निर्भय शाहबादी जी के बारे में एक और चीज महसूस किया जो मैं गिरिडीह घूमने के दौरान, लगभग सभी जात वर्ग धर्म वगैरह में पकड़ है। बहुत अमूमन ऐसा होता नहीं। इस बात से तो जैसे ही मैं कुछ इलाकों में गया तो हम मान के जा रहे थे कि चूंकि मुसलमानों की बस्ती है तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे, लेकिन अच्छा बोल रहे थे वो। कुछ लोग हमको मिले, हम बोले कि मैंने तो डायरेक्ट पूछ दिया कि चचा आप ऐसा बोल रहे हैं लेकिन वो तो भाजपा के उम्मीदवार नहीं, आदमी बढ़िया है, शायद जुड़े हुए होंगे किसी न किसी कारण से उनके साथ। तो यहाँ उतना धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं दिख रहा है जितना कि बाकी इलाकों में। आप चले जाइए दूसरे इलाकों में, जैसे मैं पलामू प्रमंडल में था तो वहां साफ साफ दिखता था। यहाँ उस तरह की फीलिंग्स नहीं है। यहाँ सबका कुछ न कुछ मिलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि आदिवासियों का भी कुछ मिलेगा, कुछ मुस्लिम वोट भी मिलेंगे, कुछ ओबीसी तो जान ही रहे हैं, ओबीसी शहरी सवर्ण वगैरह। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मुकाबला रोमांचक है और कुछ लोग इस बात को देख रहे हैं कि कौन कितना काटेगा। लेकिन मैं, मेरे जो एनालिसिस करने का तरीका, मैं काटने वाले को नहीं देखता हूँ, कौन कितना पाएगा वो वाले को देखता हूँ। थोड़ा सा अपर हैंड मुझे इस बार, अब चुनाव में भी वक्त है, 24 घंटे में क्या बदल जाएगा चुनाव की हवा नहीं कर सकता, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा अपर हैंड शाहबादी जी का दिख रहा है। हाँ, इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ कि समाज में उनकी पकड़ है। हर समाज में गिरिडीह का हर वर्ग मतलब बहुत हंसमुख है और लोगों के साथ अच्छे से मिलते हैं। सॉफ्ट व्यवहार है ना, सॉफ्ट है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। पता चला कि कोई आदमी 2 बात बोल भी दिया तो चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह के आदमी को फिर जो बोल के जाता है वो भी बाद में अफसोस करता है कि बेकार ही बोल दिया इसको। और अगर हम सुदीव्य कुमार सोनू जी की बात करें तो उनका मुद्दा इस बारी तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं अपने 5 साल बनाम निर्भय शाहबादी जी का के 10 साल के कार्यकाल का मतलब पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के पास जाऊंगा। तो अब जनता खुद ही विश्लेषण करेगी और अपने विवेक पर जनता वोट करेगी। तो आप इस पर क्या कहना, क्या आपको विकास दिखा है? देखिए, सुदीव्य जी मेरे मित्र भी हैं जी, और लेकिन मैं यहाँ चूंकि पत्रकार के हैसियत से बताऊंगा, ठीक है, उनको लग रहा है कि मैंने फंड लाया है, काम किया है, ये सच्चाई भी। लेकिन कुछ लोग, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि लोग गिना रहे हैं, जैसे अवैध बालू वाला फैक्टर, या फिर जो सरकारी ऑफिसर्स में जो घूस वाला है, और ट्रांसफर पोस्टिंग वाला, ये 3 थोड़ा सा उनके तरफ निगेटिव जा रहा है। और बाकी वो अपने अपने एनालिसिस करने के लिए हर पार्टी स्वतंत्र है, लेकिन इन 3 चीजों की चर्चा लोगों में है कि बिना पैसे दिए काम नहीं होते, ट्रांसफर पोस्टिंग वाला और बालू वाला। बाकी उन्होंने काम किया है नहीं किया है यहाँ की जनता पे मैं छोड़ देता हूँ। कुछ काम हुए भी हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं हुए, पर जो क्या आकांक्षा जितनी थी, जितना ताकतवर वो थे, वो हुए हैं कि नहीं, ये देखना होगा। ये यहाँ की जनता को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि जो लोकल है वो महसूस करे कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, घुसखोरी है कि नहीं है, कमीशन खोरी है कि नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग धंधा बन गया है कि नहीं, अवैध बालू हो रहा है कि नहीं, ये सब हो। देखिए, ये बात मैं एज ए जनता, गिरिडीह की जनता के रूप में कहना चाहूँगी कि विकास के काम तो कहीं ना कहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को पूरा ही नहीं झुटला दिया जा सकता कि नहीं हुए। सुदीव्य कुमार सोनू जी के अच्छे रिश्तों का, मधुर रिश्तों का मुख्यमंत्री जी के साथ कहीं ना कहीं फ़ायदा गिरिडीह को हुआ है। फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी गिरिडीह में आना हो, या फिर कह ले कि वो बरगंडा वाला जो पुल है जो सिरसिया से जोड़ती है, तो वो पुल कई सालों से मतलब बंद थी और खतरे की घंटी बनी हुई थी गिरिडीह के शहर के लोगों के लिए। तो वो पुल इनके कार्यकाल में बन के तैयार हुआ, शुरुआत हुआ, पूरा बन के ख़त्म हो गया, चालू हो चुका है वो पुल। तो फिर मतलब आपको नहीं लगता कि इनके विकास के कामों को काउंटर कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल साबित होगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, काम हुए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ काम भी हुए हैं, कुछ जातिगत समीकरण। देखिए, चुनाव एक कॉकटेल है,
बहुत तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। वो सब जब आपस में मिलते हैं तब चुनाव परिणाम डिसाइड करते हैं। इसलिए किसी एक मुद्दे पर ये कहना कि इसके चलते जीत हो जाएगी, इसके चलते हार हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने जो महसूस किया वो बता रहा हूँ कि ठीक है, उतना ज़्यादा सुखदेव सोनू जी के खिलाफ नाराजगी नहीं है जितना कि लोकल अफसरों के खिलाफ है, जो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ है। किसी काम के लिए 2000 किसने ले लिया, किसने 1000 ले लिया, तो उससे ज़्यादा नाराजगी है। विधायक पर्सनली अच्छे, मैंने तो पहले ही बता दिया कि दोस्त भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। देखिए क्या होता है, मैं क्या बताऊं। अगर हम हमारे गिरिडीह जिले में जो राजधनवार सीट है, काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है इस बार के चुनाव में झारखंड के लिए। तो राजधनवार की अगर हम बात की जाए तो वहाँ से चुनावी रण में इस बारी हमारे बाबूलाल मरांडी जी खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उनके ही बागी विधायक निरंजन राय जी खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही बागी नेता निरंजन राय जी खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है, निरंजन राय जी का खड़ा होना इस बार नुकसान कर सकता है बाबूलाल मरांडी को? आपको और बोलना चाहिए था कि राजकुमार यादव भी खड़े हैं, निजामुद्दीन अंसारी भी खड़े हैं, तो 4-5 लोग जो खड़े हैं उसका क्या असर होगा। देखिए, दो परिदृश्य हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जिसके 2 उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ एनडीए है जो कहा जा रहा है कि निरंजन राय भी इनके 2 उम्मीदवार हैं। अब दोनों तरफ बंटवारा है, किसके बागी कौन ज्यादा वोट काटेगा ये एनालाइज करने की चीज है। निजामुद्दीन अंसारी को कितना वोट मिलेगा, क्या निरंजन राय को उतना वोट मिल सकेगा, या फिर राजकुमार यादव को जितना वोट मिल सकेगा निरंजन राय को मिल सकेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक जाति को आधार बना के निरंजन राय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बाकी जातियों का समर्थन है। दूसरा सवाल, ये जीतने के लिए लड़ रहे हैं या किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं, ये सवाल तो जनता सोचेगी ना जी। तीसरा सवाल कि राजदरबार की जनता एक वुड बी सीएम को चुनेंगे या एक ऐसे बागी को वोट दे देंगे जो किसी को हराने के लिए खड़ा हो। देखिए, जनता समझदार है। क्या राजदरबार की जनता अपने ही समाज के बाकी विधानसभा की जनता से संपर्क में नहीं रहती? हो सकता है राजदरबार के जिस आप बागी के जिस जाति की बात करें उसका कोई रिश्तेदार गिरिडीह में होगा, कोई पलामू में होगा, कोई रांची में होगा। उन सब भी तो बोले क्या पागलपन कर रहे हो यार, तुम चुन सकते हो, मुख्यमंत्री चुन रहे हो, बागी को वोट देकर बर्बाद क्यों करना जो कि जीतने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे तमाम फैक्टर्स हैं। यही हाल दूसरी जगह भी है। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन में बंटवारा नहीं। राजकुमार यादव की पार्टी ने तो धमकी भी दी थी कि अगर निजामुद्दीन अपना वापस नहीं लेते तो मैं बहुत सारे जगहों पे कैंडिडेट दूंगा, जमुआ वगैरह सबका नाम लेकर। तो दोनों तरफ बंटवारा है। इस बंटवारे में किसका बंटवारा ज्यादा तीक्ष्ण है उसी के ऊपर चुनाव परिणाम असर करेगा। तो हमारा यह चुनावी गपशप का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024, किसका होगा पलड़ा भारी, किसके हाथ होगी झारखंड की सत्ता, कौन बनेगा विधायक, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इन तमाम सवालों के मद्देनजर पेश है चुनावी गपशप।